अब प्रिया को दो चक्कियों के बीच पिसना नहीं पड़ा। प्रिया, कब से तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, इसे बंद करो। मेरी नींद खराब हो गई। पता नहीं लोग इतनी रात को क्यों फ़ोन करते हैं। राहुल ने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा। ओफो, मेहता अंकल की 10 मिस्ड कॉल। राहुल, मेहता अंकल का कब से फ़ोन आ रहा है और तुम आराम से सो रहे हो। प्रिया के माथे पर चिंता की बूंदें आ पड़ीं। राहुल ने अनसुना कर तकिया से अपना चेहरा छुपा लिया। हेलो मेहता अंकल, सब ठीक है ना? पापा कैसे हैं? उनकी तबीयत? बेटा, तुम्हारे पापा ठीक नहीं हैं, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। तुम जल्दी घर आ जाओ। मेहता अंकल ने प्रिया की बात बीच में काटते हुए कहा। जी, हम पहुंच रहे हैं, प्रिया ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा। राहुल, जल्दी उठो, पापा को हार्ट अटैक आया है, वो तकलीफ़ में हैं। तुम जल्दी गाड़ी निकालो, मैं कपड़े बदल कर आ रही हूँ। प्रिया आनन फानन में अपने कपड़े निकालने लगी। प्रिया, कल सुबह की मेरी मुंबई की फ़्लाइट है, मैं कब सोऊंगा तो कब जागूंगा। वैसे भी पापा को अस्पताल ही जाना है और वहाँ उनकी देखभाल के लिए डॉक्टर हैं। हमारा क्या काम? तुम कल सुबह चली जाना। राहुल ने बड़ी आसानी से अपना पलड़ा झाड़ चादर तानकर सो गया। लेकिन राहुल, ठीक है, मैं कैब बुक कराकर खुद ही चली जाऊंगी। प्रिया जानती थी ये समय बहस करने का नहीं है। उसने अपना मोबाइल उठाया और कैब बुक कराई और अपनी 4 साल की बेटी पीहू को प्यार कर तेज कदमों से बाहर आ गई। राहुल इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? क्या पापा उसके कुछ नहीं लगते? उसका मुंबई जाना पापा से ज़्यादा ज़रूरी है। घर में गाड़ी होते हुए भी अपनी बीवी को इतनी रात को अकेले भेजना कहाँ की समझदारी है। प्रिया का दिल और दिमाग ख्यालों में गुम था। उसे चिंता के साथ साथ बहुत डर लग रहा था। जैसे ही वो घर पहुंची, उसने देखा उसके पापा बेहोश पड़े हैं। इक्का दुक्का पड़ोसी भी उसके ही आने का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रिया ने तुरंत पापा को अस्पताल पहुंचाया। जल्दबाजी में वो पैसे लेना भी भूल गई थी। ये तो गनीमत थी कि हाथ में मोबाइल था, इसलिए कुछ पैसे ट्रांसफ़र करके उसने पापा को एडमिट कराया। पूरी रात प्रिया ने डर और चिंता में काट दी। डॉक्टरों ने टेस्ट आदि करके ऑपरेशन कर दिया। प्रिया अपने को बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी। मम्मी के जाने के बाद पापा ही तो उसका सहारा थे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? नहीं, उसकी नज़र घड़ी पर गई। सुबह के 5 बजे थे। राहुल की 7 बजे की फ़्लाइट है। अब तक तो वो उठ चुका होगा, पर उसने एक बार भी फ़ोन करना उचित नहीं समझा। एक बार भी नहीं पूछा कि पापा कैसे हैं, तुम्हें पैसे आदि की ज़रूरत तो नहीं? एक्सक्यूज़ मी, डॉक्टर की आवाज़ से प्रिया अपनी सोच से बाहर आई। हाँ जी डॉक्टर, पापा कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? प्रिया, तुम्हारे पापा का ऑपरेशन सफल हुआ, लेकिन अभी उन्हें होश नहीं आया। होश में आते ही उनके कुछ टेस्ट के बाद 1-2 दिन में तुम उन्हें घर ले जा सकती हो। और ये दवाई की लिस्ट है। जी शुक्रिया डॉक्टर, कहकर दवाई लेने गई, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि उसके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, इसलिए वो घर की तरफ रवाना हुई। माँ जी, राहुल चले गए? और पीहू कैसी है? प्रिया ने अपनी सासू माँ से पूछा। बेचारा राहुल सुबह सुबह भूखा प्यासा ही चला गया। मुझे मालूम होता तो मैं जल्दी उठ जाती। और पीहू भी सुबह से तुम्हारे नाम की रट लगाए हुए है। अब तुम आ गई हो तो उसे संभालो और नाश्ते की तैयारी करो। तब तक मैं मंदिर होकर आती हूँ। माँ जी ने गुस्से में जैसे अपना फरमान सुनाया। पर माँ जी, मुझे वापस अस्पताल जाना है। पापा का ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन अभी उन्हें होश नहीं आया। वो तो मैं उनकी दवाई के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वही लेने आई हूँ। प्रिया ने कहा। मतलब आज की पूजा और नाश्ता मेरे नसीब में नहीं, और ऊपर से सारा दिन उस शैतान की तीमारदारी भी। माँ जी ने मुँह बिचकाते हुए कहा, और पैसों के नाम से उनका मुँह कसैला हो गया। ठीक है, लेकिन 1-8 घंटा तो रुक ही सकती हो। वैसे वापस कितने बजे आओगी? माँ जी, वापसी का तो पता नहीं, जैसे ही पापा ठीक हो जाएंगे। मैं 10 मिनट के लिए मंदिर से आती हूँ, तुम फिर चली जाना। प्रिया की बात बीच में काटते हुए माँ जी बोली। तभी अचानक माँ जी के चीखने की आवाज़ आई। प्रिया भागकर जाती है तो देखती है माँ जी सीढ़ियों से नीचे गिर गई हैं। उसने तुरंत उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन शायद ज़्यादा चोट लगी थी। उसने फटाफट कैब बुक कराकर माँ जी को अस्पताल पहुँचाया। पापा के साथ साथ माँ जी और छोटी सी पीहू को संभालना। उसने तुरंत राहुल को फ़ोन किया, पर हर बार राहुल ने फ़ोन काट दिया। माँ जी के पैर में प्लास्टर लग गया। पापा को भी होश आ गया था। प्रिया के ये 2 दिन बहुत ही मुश्किल भरे थे, फिर भी उसने हिम्मत ना हारी।
लेकिन एक और समस्या पैसों की खड़ी हो गई थी। प्रिया के सभी पैसे लगभग खत्म हो गए थे। उसने राहुल को फ़ोन के साथ मैसेज भी किया, पर उसने एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। लेकिन पापा उसकी मनस्थिति समझ चुके थे। उन्होंने उसे अपने कार्ड का पिन नंबर बताते हुए प्रयोग करने के लिए मना लिया। डॉक्टर ने प्रिया के पापा और माँ जी दोनों को छुट्टी तो दे दी, लेकिन प्रिया के लिए ये घड़ी किसी परीक्षा से कम न थी। न तो माँ जी को वो इस हालत में अकेला छोड़ सकती थी और न ही अपने पापा को। दोनों को ही आराम के साथ साथ खान पान और उचित देखभाल की ज़रूरत थी। लेकिन समय तो उसका इम्तहान ले रहा था कि वो किसका साथ देगी। ससुराल और मायका समुद्र के दो किनारे की तरह थे और प्रिया उन दोनों किनारों के बीच सेतु का काम कर रही थी। पर आज उसे ससुराल और मायके में से एक को चुनना था। लेकिन प्रिया के लिए दोनों ही अजीज़ थे और दोनों के प्रति उसकी जिम्मेदारी थी। काफ़ी देर सोचने के बाद प्रिया ने मोबाइल पर कैब बुक करवाई और घर आ गई। बहुत सोच समझकर उसने ये निर्णय लिया था। वो अच्छे से जानती थी कि पापा उसके घर नहीं आएंगे और आ भी गए तो रीति रिवाज के अनुसार उसके घर का पानी भी नहीं पिएंगे और माँ जी भी पापा के देखभाल और खाने पीने को लेकर उसे टोकती रहेंगी। इसलिए वो माँ जी को अपने मायके ले आई। पापा के साथ साथ उनकी भी देखभाल करती। अब उसे दो चक्कियों के बीच पिसना नहीं पड़ा और ना ही दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ा। राहुल यदि इकलौता बेटा है तो वो भी तो अपने पापा की इकलौती बेटी है। बस फ़र्क दोनों के दायित्व निभाने का है। वो बेटी और बहू दोनों के फ़र्ज़ निभा रही है, जबकि राहुल वो न तो अच्छा बेटा बन पाया और ना ही दामाद। दोस्तों, सच में एक औरत ससुराल और मायके के बीच सेतु की भूमिका निभाती है। कभी बेटी तो कभी बहू बनकर अपना फ़र्ज़ निभाती है और अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्य से पीछे नहीं भागती है।